नमस्कार। बेरोज़गारी आज देश की सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अभी हाल ही में पार्लियामेंट में नेशनल एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें 3 युवाओं में से 1 युवा अनएम्प्लॉयड है और जो बेरोज़गारी दर है यानी जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो 29% 1 तक पहुंच गया है। जब जब मतलब कि हर युवा के पास एक ग्रेजुएट डिग्री है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं और 140 करोड़ लोगों को आटा, दाल, फिल्म, मोटरसाइकिल, तेल, साबुन, तेल तेल साबुन, चावल, चीनी, आज सब कुछ चाहिए। अखबार चाहिए, कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, सब कुछ चाहिए। इतनी बड़ी भारत की मार्केट है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ती क्यों जा रही है? आइए समझते हैं आखिरकार बढ़ती क्यों जा रही है बेरोजगारी। जब हम पांचवी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, जब हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनती जा रही है, विदेशी कंपनियां आकर के बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाती जा रही है, जिनमें से पैक्सको जो केवल चीनी और सोडा बेचती है उसका 8,000 करोड़ का टर्नओवर है। इंडिया कोका कोला कंपनी जिसका मतलब कि एनुअल टर्नओवर 12,800 करोड़ रुपया है और एक युवा को 12,800 की जॉब नहीं मिल पा रही है। ये बड़ा मुद्दा है। सेकंड थिंग ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये इलेक्शन वादा किया था कि हम प्रत्येक लोगों को 2 करोड़ नौकरियां प्रोवाइड कराएंगे। हम स्किल करेंगे, हम युवाओं को स्किल करेंगे और उनको और स्टार्टअप इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया का प्रोग्राम लॉन्च किया था। तो इसके बावजूद भी हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती क्यों जा रही है? क्यों बढ़ती जा रही है अनएम्प्लॉयमेंट? चलिए इसी बात को समझते हैं कि आखिरकार एम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ती जा रही है। दरअसल में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो रिपोर्ट है उसमें 21-22 का डेटा को जब चेक किया गया तो उसमें पाया गया कि जो हायर सेकेंडरी के जो स्टूडेंट हैं वो 2.85 करोड़ लोग मतलब कि हर साल फॉर्म भरते हैं, जिसमें से कुछ बच्चे ऐसे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्ड मतलब 10th क्लास में ही मतलब पढ़ाई छोड़ देते हैं और कुछ बच्चे 11th में नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ बच्चे 11th में पहुंच के 12 नहीं पहुंच पाते हैं। तो अगर 2.85 करोड़ प्लस और सबको जोड़ दिया जाए तो लगभग ये डेटा बनता है जाके 3 करोड़ 20 लाख तक का डेटा बनता है। इसको और हमारे देश में जो जॉब क्रिएशन है वो नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ कहा था, तो 1 करोड़ 30 लाख रोजगार कहाँ से आएंगे? रोजगार कहाँ से आएंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आखिरकार हमारे देश में बेरोजगारी क्यों बढ़ती जा रही है। सबसे पहले हम सरकार को समझेंगे कि आखिरकार सरकार अपने स्तर पर क्या कर रही है और हम अपने स्तर समझेंगे कि हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं। तो सबसे बात करते हैं सरकार की। दरअसल में नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कैंपेन में ये बात कही थी कि हम हर साल 2 करोड़ जॉब प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन हमारे देश के जो यूथ है वो सरकारी नौकरी पीछे दौड़ते हैं। इसको लेकर के एबीपी न्यूज़ ने एक सर्वे किया, जिसमें से मतलब कि एबीपी न्यूज़ ने बताया कि नरेंद्र मोदी जी ने ये कभी कहा ही नहीं है कि हम जॉब क्रिएशन करेंगे। ये तो कांग्रेस कह रहा था कि कांग्रेस ने आज तक कभी किसी को रोजगार दिया ही नहीं। इसको लेकर के हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने स्टूडेंट पर सवाल खड़ा कर दिया कि आज के स्टूडेंट से सरकारी नौकरी पीछे दौड़ते हैं क्योंकि उसमें रिश्वत चलती है। और जब मीडिया ने सर्वे किया तो मतलब एक लोगों ने पाया, मतलब कि मीडिया की सर्वे ने पाया कि 2 में से 1 जो मतलब कि पर्सन है वो किसी न किसी सरकारी अधिकारी को रिश्वत देता है। तो जो नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो क्या ये एक मतलब कि ये एक कह सकते हैं कि एक छलावा है देश की पब्लिक के साथ में, कहीं की जुमलेबाजी है देश के साथ में। दूसरा मुद्दा उठाया कि स्किल डेवलपमेंट को लेकर के कि हमारे देश के यूथ है स्किल नहीं है, जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था। तो कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं एक मतलब कि निराधार बात है, एक जुमलेबाजी की बात है। अब सबसे पहले अब बताना चाहूँगा आखिरकार हमारे देश में जो जॉब क्रिएशन है
वो क्यों ठंडे बस्ते में है? जॉब जो हमारे देश की जो बेरोजगारी जो बढ़ रही है, वो इतना एक्सटेंशन क्यों होता जा रहा है? चलिए समझते हैं। दरअसल में सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल स्टूडेंट की, या सबसे पहले बात करते हैं सरकारी मतलब कि गवर्नमेंट की। दरअसल क्या है कि यूपीएससी, एसएससी या रेलवे या बैंकिंग जो भी इंस्टीट्यूट्स हों, उसमें मतलब कि एनुअली देखा जा रहा है कि जो भर्ती होती है वो कम होती जा रही है। यानी कि देश में पोस्टें बढ़ने के बजाय देश में पोस्टों की कमी होती जा रही है। ये डेटा एक्चुअली जब कांग्रेस सरकार थी तो यूपीएससी में लगभग 1500 से 1600 मतलब कि वैकेंसी आती थी एवरी ईयर। वहीं अब जो डेटा है, मैं 19, 20, 21, 22 डेटा को जो चेक किया तो उसमें 8 से 900 मतलब कि यूपीएससी की वैकेंसी निकलती है, यानी कि नोटिफिकेशन जारी करता है। जब स्टूडेंट डिमांड करता है कि सीसेट पेपर की कि सीसेट इतना टफ क्यों बनाया गया, तब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाती है। और जब जॉब क्वेश्चन की बात होती है तब यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं रह जाती है। ये हमारे देश में आजकल चल रहा है। सेकंड थिंग बात बताना चाहूँगा, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में भी यही पोजीशन जा रही है। दिनों दिन भर्तियाँ जो हो रही है वो घटती जा रही हैं। लगभग हर स्टेट में 64 लाख, यानी कि पूरे इंडिया में जो स्टेट की जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है उनमें 64 लाख, और लगभग जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लगभग 3 से 4 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है, उनको भरा नहीं जा रहा है। अब क्यों नहीं भरा जा रहा है, ये सरकार से पूछने का मुद्दा बनता है, देश के नागरिकों का प्लस देश की मीडिया का। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग की। दरअसल में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इंडिपेंडेंस मिनिस्टर ने ये पार्लियामेंट में बात कही कि हमारे देश में 2021-22 में पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन जो इंजीनियरिंग की जो सीटें हैं वो धीरे धीरे गिरती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो स्कूल है, जो मतलब कॉलेजेस हैं, वो अपनी सीटों को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हमारे देश में लगभग 3 से 4 लाख सीटें हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की। ऐसा मतलब कि ये बात तो मिनिस्टर साहब ने कही पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे मतलब सीटें कम होती जा रही हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए सीटें सीटें ही प्रोवाइड नहीं हो रही हैं। आज पोजीशन ये है कि 10 में 1 इंजीनियर केवल अपनी सीट को मतलब कि करता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में लगभग 20 से 25 लाख इंजीनियरिंग के फॉर्म भरे जाते हैं, जिनमें से केवल 10 में से 1 लोग इंजीनियरिंग कर पा रहे हैं, और सब इंजीनियरिंग सपना ही देख रहे जाते हैं। अब सरकार पूछेगी या मीडिया पूछेगी कि आप इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं, तो चलिए बात करते हैं ITI की। दरअसल में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इंडिपेंडेंस मिनिस्टर, या हम कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या स्किल इंडिया डेवलपमेंट के थ्रू जो मतलब ITI है, इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, उसमें लगभग 25 लाख सीटें अवेलेबल हैं, जिसमें से अगर हम 1.5 लाख सीटों को मेडिकल जोड़ दें और लगभग 3.4 लाख सीटों को अगर हम इंजीनियरिंग जोड़ दें, तब भी ITI में सीटें कम है। क्योंकि दरअसल ITI स्किल डेवलपमेंट के थ्रू आपको स्किल क्या आता है, और बहुत से बच्चे फॉर्म भरते भी हैं, लेकिन वो सीटें ब्लैंक पड़ी रहती हैं। वहीं हम बात करते हैं कि मेडिकल की। दरअसल में मेडिकल में जो MBBS डॉक्टर की जो है वो लगभग 1 लाख से ज़्यादा सीटें हैं, और जो BDS हैं और जो मतलब BMS हैं उनकी लगभग 60,000 से प्लस सीटें ज़्यादा हैं। और लगभग नीट या UG में लगभग 20 लाख फॉर्म भरे जाते हैं पर ईयर, MBBS, BDS और BMS के लिए। लेकिन उनमें क्या होता है कि 15 बच्चों में से केवल एक केवल डॉक्टर बन पा रहा है, जबकि हमारे देश में डॉक्टर की बहुत बड़ी कमी है। हमारे देश में डॉक्टर की बहुत बड़ी डिमांड है, और जिसमें से 15 में से एक केवल जो स्टूडेंट है वो केवल मेडिकल मतलब कि वो MBBS कॉलेज ही कर पा रहा है। आज की कार ऐसा क्यों है कि इतनी बड़ी जब देश में डिमांड है डॉक्टरों की, तो डॉक्टर क्यों नहीं बन पा रहा? सबसे बड़ी वजह है फीस की। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया, उसमें पाया कि एक YD पाटिल मतलब कि मेडिकल कॉलेज है मुंबई में, उसकी जो फीस है 1.4 करोड़ है, यानी कि 1 करोड़ 4 लाख फीस है। अब इतनी बड़ी फीस हर मतलब फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकता है। वही बात करते हैं कि
प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी दरअसल में क्या है कि हमारी जो जो मेडिकल सीट्स हैं वो दो हिस्सों में डिवाइडेड, एक गवर्नमेंट का, एक प्राइवेटाइज का। तो गवर्नमेंट में भी अच्छी खासी फीस मतलब कि ली जाती है, और प्राइवेट में तो 60 से 70 से, अब बताया मैंने कि वाईडी मतलब पाटिल इंस्टीट्यूट में 1.4 करोड़ फीस मतलब चार्ज करते हैं इंस्टीट्यूट वाले। और वही दूसरी बात करें कि आईआईटी में भी 90 हज़ार से लेकर 2 लाख तक की फीस बढ़ा दी गई है, खासकर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो ये भी कहीं ना कहीं मुद्दा है कि आखिरकार फीस इतनी मात्रा में क्यों बढ़ाई जा रही है, और जबकि देश में 90% जो लोग हैं उनकी इनकम 25 हज़ार से कम है। अब ऐसे में कैसे ये अफोर्ड कर किया जा सकता है कि एक मेडिकल यानी नीट को क्वालिफाई करके एमबीबीएस डॉक्टर कैसे बन सकते हैं? केवल 10% का ही राइट्स है कि हमारे देश में 10% लोग ऐसे जो डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हैं आईआईटी के थ्रू या आप वाईडी पाटिल कॉलेज के थ्रू। बन सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे बड़ी वजह है हाई फीस। जैसा मैंने आपको अपने वीडियो में बताया कि चाहे वाईडी पाटिल कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेटाइज कॉलेज हो, उनकी फ़ीस बहुत हाई है, जिसको लेकर के हर फैमिली इतनी बड़ी फीस को पे नहीं कर सकता। 1 करोड़ फीस, 60 लाख फीस, 40 लाख फीस, इतना बड़ा अमाउंट लगभग 90% फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। दूसरी बात इंजीनियरिंग कॉलेज की भी सेम कंडीशंस है। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी लगभग 3 से 4 लाख सीटें पर ईयर मतलब कि भरी जाती हैं, तो हैं, लेकिन पूरी सीट्स भर नहीं पाती क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। यानी दूसरा हाई फीस, तो दूसरा आ गया आपका पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। दरअसल में हमारे देश में क्वांटिटी कम होता है, क्वालिटी कम नहीं होता है। और तीसरी वजह है लैक ऑफ फैकल्टीज़। दरअसल में हमारे देश में जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है या जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, इनमें बहुत बड़ी मात्रा में मतलब कि टीचर को कमी है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन मिनिस्टर ने ये बात पार्लियामेंट में कबूल की कि हमारे देश में केवल 44% जो लोग हैं वही के फैकल्टी हैं जो इंजीनियरिंग और मेडिकल पढ़ा रहे हैं, और लगभग बहुत बड़ी मात्रा में अभी फैकल्टीज़ की नीड है, खासकर मेडिकल डिपार्टमेंट में, मेडिकल में या एजुकेशन या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, खासकर आईआईटी में। आईआईटी में भी अभी बहुत बड़ी फैकल्टी की कमी से जूझ रहा है आईआईटी, लेकिन गवर्नमेंट उस पर फोकस नहीं कर रही है। गवर्नमेंट जो भी फैकल्टीज़ हैं उनकी मतलब की भर्ती नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, ये सरकार से पूछना चाहिए। और चौथी चीज़ सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर। दरअसल एक्चुअल में क्या है कि देश में लगभग हर साल लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा जो यूथ है वो मतलब कि पास आउट होता है, उसके बाद में उसको चाहिए जॉब। हालांकि मेडिकल में और इंजीनियरिंग में, आईटीआई में या गवर्नमेंट सर्विसेज में या प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब हैं, लेकिन क्या है कि उनको जॉब नहीं मिल पा रही। क्यों नहीं मिल पा रही? अब बात करते हैं टीसीएस एंड विप्रो एंड रिलायंस की बात करते हैं। दरअसल में टीसीएस और विप्रो का जो एनुअल लगभग जो क्वार्टरली टर्नओवर है वो 8,000 करोड़ रुपया है टीसीएस का, और जो विप्रो का है वो लगभग 12,000 करोड़ रुपया क्वार्टरली मतलब कि उनका टर्नओवर है, लेकिन वो न्यू जॉब वैकेंसी नहीं निकालते हैं। क्यों नहीं निकालते हैं? दरअसल क्या है कि वो जो उनको जॉब कर रहा है उसी को थोड़ा बहुत अमाउंट बढ़ा करके और उन्हीं से काम करवाते रहते हैं। यहाँ तक कि 12-14 घंटे काम करवाया जा रहा है आईटी सेक्टर्स में, खासकर विप्रो एंड टीसीएस एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज में। और जब भी कोई हेल्थ इश्यू होता है तो उनको निकाल बाहर कर दिया जाता है। वही बात करते हैं कि वही बात करते हैं आपकी गूगल में, या बात करते हैं एक्स मतलब मेटा में, या बात करते हैं ट्विटर पे यानी एक्स पर। वहाँ पोजीशन नहीं है। मैं आज एक गवर्नमेंट रिपोर्ट, एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग जितनी बड़ी कंपनियाँ हैं वो क्या कर रही हैं कि जितनी बड़ी कंपनी उसके बाद उतने एम्प्लॉय कम। वो जैसे सपोज मान लिया कि अगर ट्विटर के पास अगर 1,20,000 एम्प्लॉय है
तो जब वो कंपनी थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर 82 जारी या लगभग 80 जारी एम्प्लॉय बचता है और सबको बाहर कर दिया जाता है। और एक दूसरा इशू ये है कि हमारे देश में जो एमएसएमई मतलब इंडस्ट्री है, लोग गांधी जी के चरखे को लोग मजाक बनाते हैं, लेकिन वही हैंडीक्राफ्ट मतलब कि से उद्योग से लगभग 32,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है और लगभग 69 लाख लोगों को जॉब देता है। फिर भी गांधी जी के चरखे को मजाक बनाया जाता है। वही एमएसएमई जो इंडस्ट्री है, सन 2016 में एक CMIE की रिपोर्ट पब्लिश हुई, उसमें ये पाया गया कि 2016 में एमएसएमई और मैन्युफैक्चर में लगभग 51 मतलब % जॉब अपॉर्चुनिटी थी। वही 2023 में घटते घटते वो केवल 36 मिलियन तक पहुंच गई। अब इतनी मतलब 51% से कम होकर के 36% पहुंच जाना आखिरकार क्यों? सबसे पहला कारण है डिमोनेटाइजेशन का। दरअसल में सरकार ने जब नोटबंदी की थी तो उसमें एमएसएमई इंडस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। जो लोअर इंडस्ट्रीज थे, जो भी मतलब कि जो भी अपना खुद का काम घर पे कर रहे थे, वो पूरी तरह से चौपट हो चुके थे। उसके बाद में कोरोना वायरस ने भी कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी कमर तोड़ दी, एम्प्लॉयमेंट कमर तोड़ दी। जो बड़ी बड़ी कंपनियां 80 या 90 या 1 लाख वर्कर रखती थी, उन्होंने सबको निकाल के लगभग 0.5% पर मतलब एम्प्लॉय कर दिए थे। लगभग 50% लोगों को नौकरी से निकाला गया था। तो ये भी कहीं ना कहीं इशू है। सबसे बड़ी वजह ये है, जो जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है, सबसे बड़ी वजह क्या है कि जो कंपनियां हैं, ये जो मतलब कि रिक्रूटमेंट नहीं करती, नई मतलब कि भर्तियां नहीं कर रही हैं, लोग रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो इन पे काम करना चाहिए। और जो पुराने एम्प्लॉय हैं उनको 12-14 घंटे काम किया मतलब कराया जा रहा है और उनको थोड़ा अमाउंट बढ़ा करके उनको 14-15 घंटे काम दिया जा रहा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट बताती है या ह्यूमन हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट बताता है कि भारत में कि इंडिया में लगभग 12-14 घंटे काम करने वाले आईटी सेक्टर में ज़्यादातर लोग देखे गए, मतलब जॉब कर रहे हैं, जो 14-15 घंटे जॉब करते हैं और जब उन्हें कोई हेल्थ इश्यू हो जाता है तो उनको निकाल बाहर कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पर भी फोकस करना चाहिए। तो अब बात करते हैं रेजोल्यूशन की। तो आखिरकार इसमें क्या किया जा सकता है, यानी कि ये तो सरकार बात होगी। अब बात करते हैं कि आखिरकार हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। देखिए, हम अब ये कर सकते हैं कि सबसे पहले आप स्किल डेवलपमेंट सीखिए। आजकल बहुत सारे मतलब कि कोर्सेज आ गए हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कर सकते हैं, आप ग्राफिक्स का कोर्स कर सकते हैं, आप एडिटिंग का कोर्स कर सकते हैं, आप डाटा एंट्री का कोर्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना बिजनेस चला सकते हैं, आप ट्रेड लगा सकते हैं, आप रेल लगा सकते हैं। मतलब कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में लगभग 50% जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वही एग्रीकल्चर भी हमारा दिनों दिन खराब होता जा रहा है। एग्रीकल्चर में भी एक जो किसान है वो किसान जो है कर्ज में डूबते जा रहे हैं, तो वो भी किसानी से उनका मोह भंग हो रहा है। तो किसानों को अपने इस तरह सोचना चाहिए कि हमें किस प्रकार से खेती करनी है, हमें किस खेत में क्या क्या बोया जाए जिससे हमको प्रॉफिट हो। आप ठेला लगा सकते हैं, आप अपनी शॉप खोल सकते हैं, आप कोई बिजनेस कर सकते हैं। देखिए, अगर आप अपनी डेडिकेशन से और हार्ड वर्क से काम करते हैं तो कोई काम छोटा नहीं होता है। लेकिन आपको अगर आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे सीखिए कि आप वो बिजनेस कैसे कर रहा है। हम उससे सीख सकते हैं कि हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं, तो आप भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये अपने स्तर से आप लोग अपने आप कर सकते हैं। और सरकार को चाहिए कि इसमें इंटरफेयर करे। जो भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनमें सरकार का इंटरफेरेंस होना चाहिए और ये एक एक्ट बनना चाहिए या एक गवर्नमेंट को एक रेगुलेट करना चाहिए कि आप जो है हर साल इतनी वैकेंसी यानी इतनी आप रोजगार दोगे यूथ को। वहीं 1929 में जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, 1950 या 60 के दशक में जब चीन में जब माओ से तुंग सरकार ने जब तख्ता पलट किया था, या 1908 बाद में सिंगापुर में भी ऐसे सिचुएशन आई थी, तो सरकार ने डायरेक्ट इंटरफेयर किया था बड़ी बड़ी कंपनियों को। और ये गवर्नमेंट ने मतलब कि रूल बनाया था कि आपको लोगों को रोजगार देना पड़ेगा।
जब भारत आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी मतलब कि हमारे देश में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कंपनियां क्यों खोली थी, ताकि वो जॉब लोगों को मतलब कि रोजगार दे सके। और नेहरू जी की यही अपेक्षा थी जो प्राइवेट कंपनी है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार देंगी, लेकिन आज उससे उलट हो रहा है। कंपनियां सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रही हैं, तो प्रॉफिट देखने के ऊपर उठना पड़ेगा और लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। हमारे यूथ है उनको रोजगार प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तब जाके कहीं हमारी इकॉनमी 5 ट्रिलियन इकॉनमी हो पाएगी। और हम जो कि झिनोरा पीट रहे वर्ल्ड में, हम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गए हैं। ठीक है, हम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफा ऐसा भी है जिनको आप रोजगार ही नहीं दे पा रहे हैं हमारे देश में। देखिए पेप्सिको और जो इंडिया कोको कोला कंपनी है उनकी लगभग 8,000 से लेकर के 12,800 करोड़ का मतलब टर्नओवर है, और हमारे देश में 15,000 की एक जॉब नहीं है एक एम्प्लॉय मतलब कि एक युवा यूथ को, जबकि उसके बाद ग्रेजुएशन डिग्री भी है। क्योंकि हमारे देश में क्वालिटी मतलब जो क्वालिटी एजुकेशन है, हम यूथ को क्या हम एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश में आज भी स्कूल्स की कमी है, कॉलेजेस की कमी है। कहीं ना कहीं हमारे देश में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना चाहिए, और सरकार को स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना चाहिए, कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना चाहिए, उनके लिए फाइनेंस की व्यवस्था करनी चाहिए। हम हर साल अपना बजट पेश करते हैं, वहीं जो एजुकेशन GDP होती है वो 3-4% हम मतलब कि प्रोवाइड करते हैं। वही चीन और अमेरिका 8-8% GDP मतलब कि लगाता है अपने एजुकेशन सेक्टर में। 6% अमेरिका चीन मतलब खर्च करता है हेल्थ पे, वहीं हम 2% GDP का हिस्सा खर्चा करते हैं हेल्थ पे। हम इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा करते हैं कि उतने अमाउंट नहीं जितना चीन और अमेरिका करता है। तो ये सब कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन पर सरकार को काम करना चाहिए, और हाँ अपने स्तर पर भी थोड़ा भी मतलब अपने स्तर पर भी फोकस करना चाहिए आपको कि हमें प्रेजेंट टाइम में क्या ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जिनके लिए हमारा जो कोर्स है वो सूटेबल रहेगा। आप गाड़ी बना सकते हैं, आप मैकेनिक बन सकते हैं, तो आप अपने स्तर से भी सोचना पड़ेगा आपको कि आपको क्या करना है। और अगर हमारा वीडियो पसंद है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके कमेंट का इंतजार रहता है, क्योंकि आपका कमेंट हमको कॉन्फिडेंस देता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। इसलिए आप कमेंट जरूर कीजिए। आपको बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।